नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि उन बर्निंग इश्यूज को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। और सीधी बात के माध्यम से एक सीधा संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय आज भी पलायन की उस पीड़ा को झेल रहा है, लेकिन उनके जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं आज से कुछ दिन पहले कश्मीर घाटी में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहां पर जो सरपंच अजय पंडिता थे, निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई। घर के बाहर ही बिल्कुल उनको आतंकवादियों ने गोली मारी। अपने आप में उनकी हत्या एक बार फिर कई सवाल खड़े कर चुका है। सबसे महत्वपूर्ण, एक और कश्मीरी पंडित का खून श्रीनगर में बहाया गया है। दूसरी चीज, अजय पंडिता खुद एक सरपंच थे, यानी कि सीधा सीधा सरकारी तंत्र पर आतंकियों ने हमला बोला है। कुल मिलाकर अजय पंडिता की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में हालात, क्योंकि अभी भी न केवल कई सरपंच जिनका ताल्लुक कश्मीरी पंडित समुदाय से है, बल्कि प्रधानमंत्री रिलीफ पैकेज के तहत कई कश्मीरी पंडित युवा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। इस हत्या के बाद कई सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या सरकार उन सवालों को एड्रेस कर पाएगी, और क्या इस हत्या के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय घाटी वापसी का रास्ता देख पाएगा? यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री अनिल शर्मा जी बैठे हैं। प्रेसिडेंट है ऑल JNK पंचायत कॉन्फ्रेंस, और स्पष्ट आपकी आवाज़ मुखर तौर पर साफ हमेशा आती रहती है, खासकर पंचू सरपंचों की सुरक्षा को लेकर। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा कश्मीर के स्पोक्स पर्सन श्री राजीव पंडिता जी। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सबसे पहले श्री विनोद पंडित जी बैठे हैं। आप चेयरमैन हैं ऑल पार्टीज माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, और प्रयास पिछले कई सालों से ही था कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहा है, सिर उठा के रहे, सुरक्षा और कई जो उनके इश्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री अनिल भट्ट जी। आप ब्यूरो प्रमुख हैं PTI जम्मू के। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक बार फिर एक सरपंच की हत्या होती है, और ये पहला वाक़या नहीं है। कुल मिलाकर क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से भी कई बार ये बोला गया कि पंचू सरपंचों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि दूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से अजय भारती जी को, मेरे कलीग थे और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट थे, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपनी ड्यूटी वहाँ पे सर्व कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वाहिद एक सरपंच हमारे थे पंडित समाज से, कि वो 365 दिन अपनी पंचायत में रहा करते थे। उनका निवास स्थान था वहाँ पे। उन्होंने दोबारा से डेवलप किया था अपना जो मकान उनका था। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहादुर शेर की तरह उन्होंने अपनी ड्यूटी की अदायगी की। उन्होंने सरपंची काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे की, और वहाँ के लोग उनको काफ़ी ज़्यादा चाहते थे। मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ मेरा रिलेशन उनके साथ था। वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हमारे साथ सारी चर्चा जो है वो कश्मीर डिवीज़न की करते थे, और ख़ुसूसन तौर पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की और डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी और जिस क्षेत्र से वो थे वहाँ से की वो बातचीत करते थे। और वहाँ जहाँ वो इलेक्ट हुए थे, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक समुदाय वहाँ ज़्यादा था, लेकिन जिस समुदाय से जे ताल्लुक़ रखते थे, जे सिर्फ़ एक ही फैमिली उस पंचायत में थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनको जिताया, वहाँ इलेक्ट करवाया। इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा सेकुलर जहन के थे, और उन्होंने अपने नाम के आगे भारती लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अजय भारती के नाम से, भारती के नाम से वो मशहूर वहाँ पे जो थे वो भारती के नाम से थे। और ऐसे व्यक्ति को मिलिटेंटों द्वारा टारगेट करना बड़ा निंदनीय है, और बड़ा ज़्यादा ये कायराना काम जो है ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मिलिटेंटों ने किया है।
इस चीज़ की हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। और अगर ऐसे इस ढंग से अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमारे और भी बहुत से साथी जो हैं वहाँ पे ख़ासकर जो मनियाटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, वो कैसे अपनी ड्यूटी की अदायगी जो है वो कर पाएंगे। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहूँगा कि पहले हमारे जो हैं 18 लोग पहले ही टारगेट हो चुके हैं। हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के सरपंच थे गोरीपुरा पंचायत के हबीबुल्ला मीर साहब, साउथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, उनको भी टारगेट किया गया। ये 2012 की बात है। उसके बाद मलिक साहब हमारे मेंबर थे। एक जोना बेगम हमारी पंच थी, उसकी आंख में गोली मारी गई, उसके घर से बाहर उसको बुलाया और मिलिटेंटों ने उसको आंख में गोली मार दी कि आप ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम में आप क्यों जाते हो। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है, हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और ज़्यादा हमारी कोशिश ये रहती है कि जमहूरियत को जो है वो बल मिले, जमहूरियत को ताकत मिले। और जब 2011 में आपको ले जाऊं कि 2011 में जब जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, तो उससे पहले 2010 में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस खड़ी की, काम करना शुरू किया और डिमांड की सरकार से कि जहां जमहूरियत को बहाल किया जाए और ख़ास तौर पर जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है उसको बहाल किया जाए। तो उसको देखते हुए उस वक़्त की सरकार जो थी, क्योंकि हमारे फंड्स जो थे वो रुके पड़े थे, सेंटर से फंड्स नहीं आ रहे थे, और सरकार ने उस वक़्त जो सोचा कि फ़ंड्स लेने के लिए उन्होंने एक कोशिश जो है वो की, और हमारा प्रेशर था कि जहाँ पे पंचायतों के चुनाव जो हैं वो करवाए जाएं, और पंचायतों के चुनाव 2011 में करवाए गए। उसके बाद 2011 से लेके 2016 तक पंचायतें बनी, लेकिन उसके दौरान हमारे 15 लोग जो हैं 2011 से लेके 2016 तक, जब हमारी पहला टर्नओवर पंचायतों का रहा, तो 15 लोग हमारे शहीद हुए। तो विवेक जी, मैं यही कहूँगा कि हमारे लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा वो एक गोली की नोक पे हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, गन के साए में हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। लेकिन फिर भी मैं दाद देता हूँ हमारे पंचों सरपंचों के, ख़ुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के पंचों सरपंचों को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े बेबाकी से इलेक्शन भी लड़ा, बड़े बेबाकी से जमहूरियत का साथ भी दिया, और बड़े बेबाकी से हमारे भारत का जो हमारा झंडा है तिरंगा, उसको हर एक पंचायत के अंदर, हर एक वार्ड के अंदर जो है झंडा खड़ा रखा। और उसके बाद जो है हमारे आइन जो है, हमारा संविधान जो है, उसकी ओथ ली और अपनी ड्यूटी की अदायगी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की। अनिल जी, बिल्कुल आपने स्पष्ट तौर पर कई चीज़ों का खुलासा किया। जिस तरह आपने कहा कि जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए खासकर ग्रास रूट लेवल पर पंचायती राज इदारों की एक अहम भूमिका है, और उस दिशा में कुर्बानियाँ भी दी हैं, और इसी कड़ी में शहीद अजय पंडिता का नाम भी जुड़ चुका है। राजीव जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 5 अगस्त के बाद काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, खासकर जो कश्मीरी पंडित समुदाय थे या फिर जम्मू के जो रीजन के लोग थे, कि काफ़ी कुछ घटित होने वाला है, क्योंकि अब एक झंडा, एक देश, एक विधान उसमें आ चुके थे। लेकिन इस हत्या के बाद क्या एक बार फिर उस कोशिश को धक्का लगा है? देखिए, ये जो अजय पंडिता जी की हत्या हुई है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ पर हमारे यहाँ आके, एक तो उन्होंने 1989 में कश्मीरी हिंदू समाज को वहाँ से उखेड़ दिया, जी, राइट। फिर जो 5 अगस्त के बाद जो हुआ, जो मोदी जी ने कुछ स्टेप्स लिए, जो मोदी सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, एक तो 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया। उसके बाद सबों को ये लगा कि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन 370 और 35 से हटने के बाद कुछ ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस आई है जो लोग मानने को तैयार नहीं हैं, जो आई है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले ही एक हमारे डीजीपी साहब का भी एक वक्तव्य आया था कि बिल्कुल, अभी जो वहाँ की जो जनता है वो अब मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं कर रही है, टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही है। देयर आर सो मेनी चेंजेस विच हैव कम। पिछले कुछ एक आध महीने में आप देखेंगे, इस साल 200 टेररिस्टों को हमने मारा है। 200 टेररिस्टों को जो वहाँ पर घाटी में आए थे, जिन्होंने टेररिज्म फैलाने की कोशिश की है, जो कितने सालों से टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये उन आतंकवादियों की बौखलाहट है जिससे उन्होंने आज हमारे इस अजय पंडिता जी को शहीद बनाया है। लेकिन हमारा ये जो आप बोल रहे हो कि धक्का लगा है,
इससे कोई धक्का नहीं लगा है। देखिए 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद पहले तो सब ये बोलते थे ये तो कभी हटेगा नहीं, ये तो कभी हटने वाला नहीं है। आप वहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज देख लीजिए, उन्होंने भी बोला कभी हटेगा नहीं। वो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, पीडीपी ले लीजिए, कांग्रेस तो है ही, लेकिन उसके हटने के बाद एक तो छोड़ दीजिए, हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो अप्रिशिएट करेंगे। कुछ लोगों ने तो बोला कि ये आपने किया है, ये तो आपने, दिस इज समथिंग वेयर इन यू हैव किल्ड द एंटायर एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीरी पीपल, विच इज़ नॉट राइट। आप मुझे बताइए इतने सारे नेताओं को, जिन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को दे वेर लॉक डाउन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को डिटेन किया गया। आप मुझे बताइए कश्मीर से कोई भी एक बंदा निकला जो सड़क पे निकला हो कि हमारे नेताओं को छोड़िए आप? नेवर हैपन लाइक दैट। लेकिन सिर्फ जो ये आप बोल रहे हैं कि कोई इससे कोई धक्का नहीं लगा हुआ है, बट एक चीज़ आप देख लीजिए, अभी मोदी जी ने अभी हमारी सरकार ने एक डोमिसाइल लॉ लाया है, एक डोमिसाइल लॉ अभी अभी आया है, जिससे कश्मीरी पंडित जो 1944 से विस्थापन हुआ है वो वापस कश्मीर आ सकते हैं। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि टेररिज्म बढ़ाने के चक्कर में, वो जो टेररिज्म बढ़ा रहे हैं इधर, उससे शायद कश्मीरी हिंदू वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, इन सब जो पाकिस्तानी हरकतें कर रहा है, इन सब हरकतों के बावजूद कश्मीरी हिंदू वापस जाएगा, अपनी धरती पर जाएगा, चाहे पाकिस्तान कितनी भी कोशिश करे। पाकिस्तान का सिर्फ एक एजेंडा रहा है कि हिंदू समाज और जो भारत देश का वासी है वहाँ, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, जो तिरंगा वहाँ खड़ा लेके बैठा है, उसको वहाँ से उखेड़ना है, उसको वहाँ से बाहर आना है, तभी जाके उनका वहाँ प्रोपेगेंडा चलेगा। पाकिस्तान की भी बौखलाहट है, उनको लगा था 370 और 35 के बाद सारा कश्मीर, सारा समाज बाहर सड़कों पर आएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पाकिस्तान तो इस टाइम देखिए तो बैकफुट पे, 2 कंट्रीज टोटल सपोर्ट कर गई उसकी, टर्की, जहाँ के इमरान खान ने बोला 26 तक वेट करो, आप देखो मैं यहाँ क्या करने वाला, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। नथिंग ऑफ दैट लाइक हैपेंड। सो दिस इज ऑल वेयर इन पाकिस्तान बौखला गया है। वो चाहता है कि किसी भी तरह एक प्रोपेगेंडा चलाए। उसी प्रोपेगेंडा की एक कड़ी ये भी है जहाँ पे इन्होंने माइनॉरिटीज को तो वो हमेशा टारगेट करते आ रहे हैं, दैट इज ऑलवेज बीन देयर गेम प्लान। उसी गेम प्लान के तहत उन्होंने इस बार फिर से हमारे जो हीरो है, हमारे जो शहीद हुए हैं अजय पंडिता जी को मौत के घाट उतार दिया। ये निंदनीय है, अपराध है, ये निंदनीय है ये। लेकिन इससे कोई, आप ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कश्मीरी पंडित समाज इससे बिल्कुल नहीं डरा है। उनको जो करना है वो कर रहे, लेकिन हम वापस तो जाएंगे। राजीव जी, एक बोल्ड स्टेटमेंट कि कश्मीरी पंडित समुदाय वापस आएगा। विनोद जी, जो एक तस्वीर उभर के आई है खासकर अजय पंडिता जी की शहादत के बाद, क्या 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा में निश्चित तौर पर एक चूक थी? जो सिक्योरिटी विड्रॉल का एक बहुत बड़ा इशू है, उन लोगों को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी दी गई है जिनको ज़रूरत नहीं है, और उन लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है जो हॉट, जिनकी सुरक्षा चाहिए है, क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि जहाँ जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो कश्मीर के अंदर है, और जिसका भेद हमारा भाई चढ़ा अजय पंडिता जी, जो मेरे बचपन के मित्र थे, और 12 साल पहले वो लुकबौन गए थे, 12 साल पहले करीबन। और लुकबौन में एक मंदिर भी है, और वहाँ हारबा हुई थी पहली बार स्टार्ट, और मैंने ही रिस्टार्ट करवाई थी, अजय मेरे साथ था। फिर वहाँ की लोकल कमेटी जो कश्मीरी पंडितों की है, तो वो चलता रहा। फिर उनका जो बगीचा है, वहाँ उन्होंने 2-3 कमरों का 4 कमरे बनाए, और वहाँ से उन्होंने वहाँ फिर एक स्टार्ट किया जिसको आप CBM कह सकते हैं। और ये निटू जी, इसको जो गाँव में लोग बोलते थे निटू जी, घर में भी बोलते आज निटू जी। तो जो आफ्टर दैट उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा वहाँ लुकबौन में, और वो पंच बने। पहली बात कि जो माइनॉरिटी आरडी, जब 370 मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, जब 370 उन्होंने हटाया, तो उस ज़माने में उसको हटाते ही क्या हुआ कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी में जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को मिसगाइड किया, जिसमें मैं खुद सत्यपाल मलिक जी से 4 बार मिला हूँ कि साहब 370 हटाई गई या बाकी चीज़ें की गई, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, या और कुछ अच्छे इश्यूज़ ला रहे हैं मोदी जी जो देश हित में है और राज्य के हित में और लोगों के हित में है, लेकिन सुरक्षा का ख्याल रखिए। लेकिन उससे बरक्स कुछ लोगों ने सरकार को, गवर्नमेंट को, और सरकार ने भी उस टाइम संज्ञान नहीं लिया। फीडबैक दिया गया जिसमें अनिल जी ने कहा
कि काफ़ी जो पंच हमारे एलिमिनेट किए, कई बार मैंने इनको मीडिया पे देखा चलाते हुए। और जो अजय जी का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो खुद बोल रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ पे गया। मैं किसी एसएसपी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी डीआईजी को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, आईजी डीजी को। जो सेक्रेटेरिएट कॉरिडोर में रातों रात एक सिविल ब्यूरोक्रेसी ने ये फैसला किया और एक एक्स एडीजी को आगे सो कॉल्ड ऑर्डर, विड्रॉवल ऑर्डर बनवा के उसको साइन करवा के बोला फरवरी 2019 में सिक्योरिटी विड्रॉवल किया जाए। और इसी कड़ी के को लेते हुए जब वही अफसर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे कश्मीर के अंदर, आईजी भी रहे, तो उन्होंने 2017-18 में जो माइनॉरिटी पिकेट्स थे कश्मीर के अंदर, क्योंकि मैं गाँव में जाता हूँ कश्मीर में, उड़ी से लेकर टनल तक मुझे पूरा पता है, हर जगह सिक्योरिटी विड्रॉवल की गई और मंदिरों में भी की गई। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ जाती। एक काकरन टेम्पल है पंबई काकरन कुलगाम, 2016 में जो बुरहान जो पाकिस्तानी मिलिटेंट था, जब उसको एलिमिनेट किया गया, आपने भी सुना होगा उस टाइम मीडिया के माध्यम से, आपके भी नॉलेज में भी होगा। और हवन दूसरे दिन होना था, सडनली दिन दहाड़े 200-250 लोग आए और मेरे ऊपर पथराव किया गया। कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद सरकार ने उस टाइम क्या किया, 2016 की बात कर रहा हूँ, गार्ड वाइंड अप की गई और आज तक उस मंदिर में सिक्योरिटी नहीं दी गई, जिस मंदिर को 92 में 40,000 लोगों ने वेंडलाइज किया। और सरकार को यह सोचना चाहिए था कि अगर ये मंदिर भारत माता का एक चिन्ह है वहाँ पे, कि इसको और प्रोटेक्ट करेंगे, राडार पे रहता है, अभी तक सिक्योरिटी रेस्टोर नहीं की, अभी तक आज के डेट तक। अब अपनी बात मैं बताता हूँ, जो मैं जैसे पंचू के साथ तो नाइंसाफी हो रही है, मैं 25 साल से लगातार कश्मीर में काम कर रहा हूँ और मेरी भी सिक्योरिटी 2019 में विड्रा की गई फरवरी में। और जो सो कॉल्ड थर्ड परसेप्शन की बात बताते हैं, मैंने कई चैनलों में ये बोला कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, 2 एमएलसी हैं एक्स, एक एमएलसी जम्मू में बिजनेस कर रहा है, सिक्योरिटी उसकी चल रही है, जो कश्मीरी पंडित एमएलसी है उसकी सिक्योरिटी विड्रा की गई है। क्या है, मैं तो कहता हूं इस ऑर्डर को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसको प्रोब किया जाए। और मैं एलजी साहब से जो एक बहुत अच्छा काम करे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, बाकी चीज़ें मोदी जी करना चाहते हैं, होम मिनिस्टर साहब करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठ के मिसगाइड कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, जिसकी बलि का बकरा आज हमारा अजय जी बने और भी हमारे सरफराज भाई बने, जिन्होंने एक भारत माता का झंडा लेके कश्मीर में उन्होंने शहादत दी। अगर आप डोडा रेंज की बात करेंगे, अगर राजौरी पुलिस वहाँ भी खतरा मंडला रहा है, एक सिविल ब्यूरोक्रेट डबल एस्कॉर्ट जो किसी होम डिपार्टमेंट से नहीं है, जो कि एक सिंपल एक ऑफिसर डबल एस्कॉर्ट लेके चल रहे हैं। कौन सा खतरा है, कौन सा सिक्योरिटी इनपुट है, कौन सा इंटेलिजेंस इनपुट है उनको, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। कई आप देखिए जिन रिटायर्ड अफसरों को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे पुलिस ब्यूरोक्रेसी से है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने देश हित में काम किया है, उनको नहीं है सिक्योरिटी आज। क्यों नहीं है? अगर झारखंड में नक्सलग्रस्त इलाका है, मैं झारखंड में पूरा घुमा हूँ, वहाँ के कई वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मुझे नहीं लग रहा मैंने कभी डबल ट्रिपल एस्कॉर्ट उनको देखा है। और जो लोग, जैसे राजीव जी ने भी कहा, अनिल जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही, जो लोग किसी के पेरोल पे नहीं है, अपने परिवार को छोड़ के जाके कश्मीर में काम करें, आपको उनको, चाहे वो पंच हो, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे लीडर हो, उसको आपको ग्रोम अप करना है। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको कुछ सिस्टम में, कुछ लोग, मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूँ, उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश की है। अगर यही सिलसिला हो जाएगा, एक जैसे अजय जी ने शहादत दी है, तो मुझे बताइए कि कश्मीर जाने पे, मैं एक ज़ाती राय कह रहा हूँ, सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि राजीव जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बिल्कुल हम सीना तान के, मैंने परसों भी कहा, मैं जा रहा हूँ कश्मीर, मैं 25 साल से कश्मीर में काम कर रहा हूँ और मैं आज भी आपके चैनल से बोलूँगा और ज़ोर से करूँगा, उनकी गीदड़ धमकियों से विनोद पंडित एज में ज़ाती मैं डरने वाला नहीं, लेकिन जब तक जान है तब तक हम काम करेंगे। लेकिन साथ साथ में सरकार के किसी सिस्टम से एक गिला ज़रूर है कि एक संज्ञान लेना चाहिए। आज तक सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी नहीं हुई है, 4 बार जो है मीटिंग को कैंसिल कराया गया। अब दूसरी बात बताता हूँ, जो पीएम पैकेज वाले जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे कश्मीर में, कल मैंने फ़ोन कॉल रिसीव किया, मैं हर जगह से जुड़ा हूँ वहाँ पे कश्मीर में, कि एक जिस मकान में वो श्रीनगर के अंदर रहता है, नॉट बिकॉज ऑफ द मिलिटेंसी, बिकॉज ऑफ कोविड, एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, उसको कहा कि साहब आप ड्यूटी जा रहे हो, आप हमारा मकान खाली कर दो, क्योंकि हमारे बच्चे हैं,
शायद वो मैं भी कहूँगा, क्योंकि हर किसी को कोविड में खतरा है, सोशल डिस्टेंस वगैरह। लेकिन कुछ कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह, जिन्होंने नोटिस पे नोटिस निकाले, आप रिपोर्ट कीजिए 2 दिन के अंदर कश्मीर। अरे भाई कहाँ से रिपोर्ट करेगा? आपका घर तो 4 किलोमीटर दूर है, आप हरास क्यों कर रहे हैं? क्यों हरास करने की कोशिश कर रहे हैं आप? आज रोज आप पीएम पैकेज वालों को नोटिस। हमारे कुछ जम्मू के जो कुछ डोगरे जो लेडीज बहनें, हमारी टीचर वहाँ लगी हैं, कुलगाम में है, शुपियन में है, बारामूला में, उड़ी तक है, उनको थटनी दी जा रही वीडियो, और खुद घर में बैठ रहे हैं, जबकि सरकार का ये आर्डर है, डिजास्टर मैनेजमेंट का ये आर्डर है कि वर्क एट होम, लेकिन क्यों हरास किया जा रहा है? विनोद जी, एक महत्वपूर्ण चीज आपने यहाँ पर मानसिकता का जिक्र किया, जो आपने कहा कि सेक्रेटरीट के कॉरिडोर में वो मानसिकता जल रही है, और जिस तरह आपने अभी कहा कि कोविड के दौर में भी जो कश्मीरी पंडित वहाँ पर काम कर रहे हैं, हिंदू भाई काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बुलाया जा रहा है। बट साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, तस्वीर बिल्कुल साफ है जो बयां कर रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से बहुत बेहतरीन तरीके से जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आप बात करते आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अजय पंडिता जी की जो शहादत है, मुझे लगता है इसके 2 पहलू। एक तो जो डेमोक्रेटिक फुटप्रिंट बढ़ाने का उसका रोल है एज ए कश्मीरी, दूसरा एज ए माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित का रोल, जिसने 2 एक्सपेरिमेंट्स में, मैं इसमें पहले जो है 2 एक्सपेरिमेंट जो उससे जुड़े हुए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है कि जो जनरली एक कश्मीरी पंडित की धारणा है, या एक फेयर फैक्टर था कि कश्मीर जाने का, और एक जो धारणा थी जो गवर्नमेंट में भी और जो हमारे कश्मीरी पंडित के सर्कल्स में भी और कुछ थिंक टैंक्स में भी जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं थे कि रिटर्न और रिहेबिलिटेशन के 2 मोड्स, या तो कश्मीरी पंडित अपने गाँव में जाके वापस बसे, उसी पॉपुलेशन में बसे और उन्हीं लोगों के साथ बसे जो उनके साथ पहले रहे हैं 90 से पहले। दूसरा मॉडल था कि आप टाउनशिप्स बनाएं, एक मेजॉरिटी टाउनशिप हो, 2 हो या 3 हो, जैसे साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर। ये एक मॉडल थे जो अवेलेबल थे, लेकिन अजय पंडिता जी ने इस मॉडल को, इस टाउनशिप मॉडल को रिजेक्ट करते हुए उसने प्रेफर किया कि वो वापस अपने गांव चला जाए। 12 साल पहले वो वहाँ वापस चले गए। वो उसी समाज को सर्व किया उन्होंने जिस समाज से वो उठ के उस टेररिज्म के पीरियड में उसको खदेड़ा गया था। उसी समाज में वो वापस गए, घर बनाया उन्होंने बाग में, वो वहाँ रहे। उन्होंने वहाँ पे कोई भी कश्मीरी पंडित या कोई भी माइनॉरिटी को वो सर्व नहीं कर रहे थे, वहाँ वो सर्व कर रहे थे उसी समाज को, उसी कश्मीरी समाज को जिसमें वो अपना उसका लुक भवन का जो गांव था जिसमें हिंदूज थे, जहाँ से वो निकल के आए थे, उसी में। और जब गवर्नमेंट ने महबूबा मुफ्ती के पीरियड में एक बात रखी कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स को हम वापस लेके जाएंगे, लेकिन हम इनके लिए टाउनशिप्स में, ताकि मेजॉरिटी कैरेक्टर में उनको एक फेयर साइकोसिस नहीं हो और हम उनको एक सुरक्षित सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दे दें ताकि आप उनको कोई फेयर फैक्टर नहीं है। उसमें उन्होंने उस टाइम असेंबली के फ्लोर पे ये भी बात कही कि क्या आपका मतलब ये है कि हम कबूतरों को लेके जाएं और उनको बिल्लियों के बीच में छोड़ दें। मतलब ये महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट था। और मुझे ये याद है कि 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने गवर्नमेंट ली थी, चीफ मिनिस्टर लिए थी, उसने इमीडिएटली जब बातचीत की थी, पहला रोड मैप उसने रिटर्न का बनाया था। उसके बाद में गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, उमर अब्दुल्ला साहब आए, महबूबा मुफ्ती आई, मुफ्ती सईद साहब आए। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट वाज महबूबा मुफ्ती का कि भाई साहब हम आपको टाउनशिप्स में, लेकिन अचानक से अपोजिशन फ्रॉम सेपरेटिस्ट टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, यहाँ पे आप हिंदू कॉलोनीज बना रहे हैं, यहाँ मेजॉरिटी का डेमोक्रेटिक चेंज कर रहे हैं, इनको वापस लाइए। और हम, मुझे अभी भी याद है मीर वाइज का स्टेटमेंट था कि गिलानी का भी स्टेटमेंट उस टाइम यही था कि आप उनको वापस लाइए, वही गांव वाला उसको संरक्षण करेगा, वही प्रोटेक्ट करेगा उसको।
वो उसको कभी भी मरने नहीं देगा और उसको हमेशा अपनी लाश पर प्रोटेक्ट करेगा। ये स्टेटमेंट उस टाइम जब टाउनशिप की बात आई थी तो ये मेजॉरिटी कश्मीर के लोगों ने कहा था। लेकिन आज जब ये बात आ गई, पहला जो इसकी सोच थी, अजय जी की सोच जो थी, उसका कत्ल हुआ, उसकी सोच का कत्ल हुआ कि मैंने मेजॉरिटी में रहना है, उसी कंपोजिट कल्चर में रहना, उसी कंपोजिट सिस्टम में रहना। उसका कत्ल उसी दिन हो गया जिस दिन ये उसका गोली मार के रेजिस्टेंस फ्रंट ने जो मिला जुला आउटफिट है सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश मोहम्मद हो, इनफैक्ट अल-बदर एंड जो आईसिस हो, ISJK हो, तो आपने उसके अजय पंडिता का कत्ल नहीं, आपने उसके वो जो कंपोजिट सेक्युलर कैरेक्टर का कत्ल कर दिया। आपने उस सोच को कत्ल कर दिया जिसमें उसने 12 साल पहले जो स्टेप लिया था, उसने एक कॉन्फिडेंस लगाने की कश्मीरी पंडित अब अपने घरों में जाएंगे, जो ये आर्गुमेंट चल रहा था और जिसमें अपोजिशन 2016 में तमाम प्रोटेस्ट हो गए, एजिटेशन हो गई टाउनशिप बनाने के लिए, वो पहला आज उसका कत्ल हो गया, उस आर्गुमेंट का कत्ल हो गया। यानी आप अब कोई भी आर्गुमेंट नहीं है किसी में। अगर आप उनकी फैमिली का स्टेटमेंट, उसकी सिस्टर का स्टेटमेंट सुने कि उस टाइम दुकानें बंद करके लोग चले गए, जबकि एक ये होना चाहिए उस बंदे को पकड़ के उसी टाइम लिंच करना चाहिए। वहां पे एक मैसेज देनी चाहिए थी, वी आर विद यू एंड एवरी कश्मीरी विल कम एंड सेटल इन देयर होम्स, अपने घरों में रहेंगे। ये मैसेज देनी चाहिए थी उस पीरियड में कि हम अपनी लाशों पे इसको मरने नहीं देंगे। बट क्या हुआ, दुकानें बंद की गई, दुकान, और वो बॉडी उसी तरीके से, जैसे मुझे याद है अपने गांव में हमारे शुभन कृष्ण जी और उसके फादर राधा कृष्ण जी की बॉडी पड़ी थी 4 घंटे में और किसी ने सड़क पे नहीं उठाई, और दे वर वर्चुअली इन द पूल ऑफ ब्लड टिल द लास्ट मोमेंट दे डाइड। तो आज वही रिपीटिशन है, दैट इज द सिंपल रिपीटिशन ऑफ वहां मेजॉरिटी तरीके से हुआ था। दिस इज पॉइंट 2 ऑफ दैट सेम आर्ग्यूमेंट। तो कहीं पे अगर आपने उन बंदूकों को पकड़ के, उस बंदे को पकड़ के वहीं लिंच किया होता, मैं बता रहा हूं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन द टू कम्युनिटीज कुड हैव टेकन अ हायर स्टैंड, और लोग ने कहा होता वी वांट दिस कंपोज्ड कल्चर टू बी रेस्टोर्ड इन कश्मीर वैली। तो ये बेसिकली उस आर्ग्यूमेंट का, उस अजय पंडिता का कत्ल नहीं था, ये उसके उस सोच का, उसके उस वापस जाने का कत्ल था। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि जो इंडियंस हैं, आप हिंदुस्तानियों को कैसे, चाहे वो मुसलमान है, सिख है या कश्मीरी पंडित है, प्रोटेक्ट कैसे करोगे उसको, या एज एन इंडियन जिसने झंडा भारत माता का हाथ में लिया है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे। अगर आप देख लें पुराने हिस्ट्री से हम लेके जाएंगे, जिन सरपंचों ने उठाए 18-19 सरपंच की बिल्कुल का कत्ल हुआ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब 2010 में जब रगडो हुआ था, 6 महीने के बाद में इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में उसके बावजूद भी जो रिजल्टमेंट हुई थी, सरपंचस और पंचस चुने गए थे, इलेक्शन हो गए थे 2011 में। 6 महीने में इलेक्शन हुआ, और 6 महीने में इलेक्शन में क्या होता, 2011 में क्या होता, एक पीरियड में, शॉर्टेस्ट पीरियड में 12 पंच उमर अब्दुल्ला कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीरियड में मारे जाते हैं, 3 को क्रिटिकली इंजर्ड, 1 की टांग भी जाती है उसमें। और उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहते हैं कि हम यूनिफाइड हेडक्वार्टर की मीटिंग में ये लेके चलेंगे एंड वी विल एड्रेस दिस इशू, हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वो मीटिंग कभी भी नहीं हुई। मतलब जो आपका ग्रास रूट लेवल, एक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार कर दिया, जिसने झंडा भारत माता का उठा दिया, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद में कंटिन्यूअसली उसके प्रोटेस्ट में, जब वो 12 उस पीरियड में जबरदस्त ज्यादा मारे गए थे, 300 के करीब लोगों ने रिजाइन किया। वो कोई प्लेस नहीं है कश्मीर में जहां पे सरपंचों ने, मतलब जिसको आपने, जिस इलेक्टेड सिस्टम को चुना आपने उसको तो हार्डली 1 साल में ही उनको रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया।
दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन हु बिलीव्स इन द इंडियननेस इन कश्मीर वैली। लेकिन आज उसका भी कत्ल हुआ, उसका भी फेलियर हुआ आज अजय पंडिता का। मैं ये सिक्योरिटी में नहीं जाऊंगा, किसने सिक्योरिटी का विड्रा की, क्या किया। मैं एक बड़े इशू की बात कर रहा हूं, मैं एक बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एक इंडियन जो भी कोई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या कश्मीरी पंडित हो, उसको प्रोटेक्ट करना एट एनी कॉस्ट, एट द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ इंडिया शुड बी लॉजिक। तभी आपके फुटप्रिंट्स कश्मीर में बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। जब आप एक इंडियन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप मैसेज क्या देख रहे हो कि बाकी लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? अनिल जी, मैं दोबारा पाऊंगा, दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपने यहाँ पर एड्रेस की हैं। अनिल जी, एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा। सुरक्षा की यहाँ पर चूक की गई, बात की गई है, और मानसिकता का जिक्र यहाँ पर विनोद जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरी के कॉरिडोर्स में जो लोग हैं उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं एंटी हिंदू नज़र आ रही है। देखिए, इसमें मैं जिस चीज़ कहूँगा, जैसे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनिल भट्ट जी, इन्होंने भी कहा कि हम एज ए इंडियन सबसे पहले बात करते हैं जी। और सुरक्षा की बात सबसे बड़ी है इसमें। उसमें विनोद जी ने इशारों में कहा कि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज भी थे, सिक्योरिटी के भी इंचार्ज थे, मैं सीधा उनका नाम लूँगा, मुनीर खान। मुनीर खान ऐसा व्यक्ति है जिस इंसान ने सिक्योरिटी देने में इनकार किया। मैंने खुद रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुनीर खान के हाथ में दी। मैं बड़ी बेबाकी से कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ जो कहना ज़रूरी है। बिल्कुल। तमाम ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं, चाहे डीजीपी से लेके सब इंस्पेक्टर तक, इनको ये पता होना चाहिए कि जो इंसान निहत्था गांव के अंदर रहता है, जिसके घर से चौकी या थाना या कोई नाका 20-20 किलोमीटर दूर है, वो इंसान पंच और सरपंच की इलेक्शन लड़ता है। वो भारत का झंडा वहाँ उठा के वहाँ गाड़ता है, वो भारत के आइन की कसम खाता है। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ सैयद सलाउद्दीन, आफिज सैयद, अजहर महमूद जैसे लोग थ्रेट देते हैं, ओपन थ्रेट देते हैं पंचों सरपंचों को। हथियार जो है वो वहाँ बांटे जाते हैं, बिल्कुल ओपन पेश किए जाते हैं पम्फलेट्स, और कहा जाता है कि पंचों सरपंचों को जो इलेक्शन लड़ेगा उसको हम गोली मार देंगे, टारगेट करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे देशभक्त लोग, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फिर भी वो कश्मीरी, हमारा वही कश्मीरी मुस्लिम, वो फिर भी इस डेमोक्रेसी के साथ उठता है और इलेक्शन लड़ता है। क्या उसको अपनी जान की परवाह नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसकी फैमिली नहीं है? लेकिन वो फिर भी इलेक्शन लड़ता है। मैं कहता हूं कि वो सबसे बड़ा देशभक्त जो है वो कश्मीरी मुसलमान भी देशभक्त है, जिसने पंच और सरपंच के इलेक्शन लड़े, और उस इंसान ने अपने 18 लोगों की हत्या जो है वो उनकी की गई। 18 पंच सरपंच हमारे शहीद हुए, लेकिन किसी ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी बात नहीं की। मैं आपको 2011 में लेना चाहूँगा। 2011 में जो सरकार थी, मैं जहां पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बात कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बात नहीं कर रहा। उस वक्त हम लोगों ने कहा कि इन लोगों को सुरक्षा दे। जैसे अनिल भट्ट साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक रेजिग्नेशन का दौर आया 2011 के बाद, जब हत्या होना शुरू हो गई। हमारे गोरीपुरा के सरपंच हबीबुल्ला मीर साहब जब टारगेट किया गया, मलिक साहब को टारगेट किया गया, अयूब साहब को टारगेट किया गया, तो उस वक़्त एक पूरे कश्मीर के अंदर डर और खौफ का माहौल जो है वो पैदा हो गया। पूरे कश्मीर के अंदर, हमें पता है उस वक्त हम लोग लाल चौक में खड़े होकर हम लोगों ने कहा रेजिग्नेशन नहीं करेंगे, जान दे देंगे डेमोक्रेसी के लिए, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम लोग पंच सरपंच रेजिग्नेशन नहीं करेंगे। 300 लोगों ने रेजिग्नेशन किया था। 300 में से हम लोगों ने 280 लोगों का रेजिग्नेशन वापस करवाया कश्मीर के अंदर खड़े होके, और भट्ट साहब ने कई मरतबा हमें कवर किया हुआ है इसमें। और वहाँ लाल चौक से हम लोगों ने आवाज़ दी कि जिसको गोली मारनी है हमें मारिए, लेकिन हमारे पंच और सरपंच जो हैं वो रेजिग्नेशन नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं। और फिर हम लोगों ने कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, उसके बाद जो है बांडीपुरा हो,
शोपियान हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके प्रोग्राम किए, ब्लॉक्स में जाके, और एक कॉन्फिडेंस पैदा किया उन कश्मीरी भाइयों के अंदर, उन पंचों सरपंचों के अंदर जो लोग इलेक्ट होकर पंच सरपंच बने थे, कि भाईजान रेजिग्नेशन आप लोग करोगे, लेकिन ये रेजिग्नेशन करना हल नहीं है, और ज़िंदगी में एक ना एक दिन मरना तो है इंसान को, डरना किस बात का। तो हम लोगों ने आवाज़ दी, लेकिन मनीर खान ने हमारे सिक्योरिटी को जो है वो डिनाई किया, सिक्योरिटी नहीं दी गई। और अभी 2 साल पहले की मैं आपको बात बता दूं, यहीं पे एडीजीपी थे, मैंने खुद रिप्रेजेंटेशन उनको दी, मैंने हाथ जोड़े उनके आगे, मैंने हाथ जोड़े, प्रार्थना की कि जनाब हमारे लोगों को, जो लोग सिक्योरिटी मांग रहे हैं, देखिए मैं ये चीज़ मानता हूँ कि हमारे इलेक्टेड इस वक्त जो हैं लोग, जो जीते हुए लोग हैं, वो 27,000 पंची सरपंची इस वक्त जीते हुए हैं। 13,000 वैकेंसियाँ हम अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर खाली पड़ी हैं। 27,000 लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ये सरकार, ठीक है, हम लोग कहने में पॉलिटिक्स हर इंसान करता है, लेकिन हमें ये पता है मजबूरी के 27,000 लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। लेकिन इसमें 2 चीज़ें जो है वो सरकार कर सकती है। एक तो चीज़ ये कर सकती है, जो लोग सिक्योरिटी मांग रहे हैं, जिनको डर है, खौफ है, उनको सिक्योरिटी दी जाए। वो चंद कितने लोग होंगे, 10, 20, 50, 100 लोग होंगे। 27,000 लोग तो सिक्योरिटी नहीं मांग रहा। एक तो आप उनको अकोमोडेट कीजिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो वहाँ बनेगा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो लोग और ज़्यादा काम करेंगे। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सरकार ये क्यों नहीं करती, जितनी भी पीछे 2011 से लेकर 2014 तक जब सरकार थी, जहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उन लोगों के पास हम लोग जाते रहे, और खुसूसन तौर पे उमर अब्दुल्ला साहब के पास मैंने 10 बार हाथ जोड़ के कहा कि जनाब हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए। कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद साहब को मैंने खुद कहा कि जनाब उनको प्रोटेक्ट कीजिए। राहुल गांधी के पास हम लोग दिल्ली के अंदर गए, अपना डेलीगेशन लेके गए, बहुत ज़्यादा माथापच्ची की, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी। उसके बाद हमने दूसरा फार्मूला इनको दिया कि आप पंचायतों को इतना ज़्यादा एम्पावर कर दीजिए, ताकि पंच और सरपंच लोगों के इतने ज़्यादा डेवलपमेंट काम करवाएं, ताकि लोग उनकी सुरक्षा के लिए आगे आ जाएं, लोग ही उनकी हिफाजत करें। लेकिन आज वो भी फार्मूला जो है वो फेल होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे उसकी एग्जाम्पल है अजय भारती जी। अजय भारती जी जिस तरीके से अपनी पंचायत के अंदर काम कर रहे थे, वहाँ तो कोई और कश्मीरी पंडित समुदाय का काम वो नहीं कर रहे थे, अपनी बिरादरी का काम नहीं कर रहे थे, वो तो उसी कम्युनिटी का काम कर रहे थे जिस कम्युनिटी ने एक वक्त पे उनको बाहर निकाला था। फिर भी वो विश्वास बहाली के लिए उन्होंने जान दी है। उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो है, जैसे अनिल भट्ट साहब ने कहा कि एक वो सरपंच थे, इलेक्टेड सरपंच बने, एक तो उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए जान दी, और दूसरा उन्होंने विश्वास बहाली के लिए जान जो है वो अपनी दी है। दूसरा मैं आपका ध्यान उस वक्त लेना चाहूँगा कि जहाँ जितने भी हमारे बेसिकली हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो दुश्मन बने रहे, वो बने रहे हमारे लेजिस्लेचर। ये इंस्टीट्यूशन हमेशा शिकार हुआ है लेजिस्लेचरों का। लेजिस्लेचर वर्सेस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना। मैं आपको एक ध्यान देना चाहूँगा, एक बिल लाया था, जहाँ एक प्राइवेट मेंबर बिल जो था वो लाया गया था 2012 में असम्बली के अंदर, जहाँ जम्मू के हमारे नेता हैं, उधमपुर बेस वो पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ उन्हीं के एक जो एक एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं और लॉ के जानकार भी हैं, उन्होंने बिल लाया, और बिल ये लाया कि पावर डिफाइन की जाए लेजिस्लेचर की। उस बिल का हम लोगों ने 2012 में विरोध किया था, फिर वो बिल वापस हुआ था। मतलब कहने का मतलब यह है कि सिर्फ लेजिस्लेचर अपने ऊपर ही फोकस करते रहे। आज तक असेंबली के अंदर कभी किसी लेजिस्लेचर ने ये नहीं कहा कि पंचों सरपंचों को हक हकूक दिए जाएं, पंचों सरपंचों को जो है सिक्योरिटी दी जाए, पंचों सरपंचों के बारे में सोचा जाए, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कहना चाहूँगा, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के अंदर रहे, कभी किसी ने पंचों सरपंचों के साथ मीटिंग्स की? नरेंद्र मोदी जी ने की, 2 मरतबा मीटिंग की पंचों सरपंचों के साथ। कभी किसी होम मिनिस्टर ने मीटिंग की पंचों सरपंचों के साथ? नहीं की। अमित शाह जी ने की, 2 बार मीटिंग्स की, एक बार कश्मीर में अभी पिछले साल, और एक बार दिल्ली में हमें खुद बुला के वहाँ पे मीटिंग्स की।
ये चीज़ें देखने वाली हैं कि आज ख़ुसूसन तौर पे मैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के बारे में कहूँगा कि उन्होंने हमारे साथ जो वादा किया, उन्होंने वादा किया हम लोग 3 टायर जो है सिस्टम जहाँ पे लागू करेंगे। 2nd टायर के इलेक्शन उन्होंने करवाए। 70 साल में जहाँ जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने कभी 2nd टायर के इलेक्शन नहीं करवाए। जे अगर दम था तो दम दिखाया अमित शाह जी ने और नरेंद्र भाई मोदी जी ने। हो सकता है, मैं ये भी कहूँगा, हो सकता है कुछ ऐसे लीडर हों जो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हों, हो सकता है वो भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उनके लिए मैं दावे से कह सकता हूं, पर्सनल हमारी बातचीत उनके साथ हुई है। उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि अनिल जी हम लोग जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आपको एम्पावर भी करेंगे और आपको हर एक ताकत वो मिलेगी पंचों सरपंचों को जो भारत के तमाम पंचायतों के अंदर है। तो इसलिए आप ये डाटा निकाल के देख लीजिए, मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा, आप डाटा निकाल के दीजिए। कभी भी जहां पंचों सरपंचों को जितने भी प्रधानमंत्री जहां देश के अंदर रहे, कभी किसी ने किसी की बात नहीं पूछी, कभी होम मिनिस्टर ने बात नहीं पूछी। इवन के जो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब रहे, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब रहे, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे, चाहे मुफ्ती साहब रहे, चाहे महबूबम, कभी किसी ने पंचों सरपंचों को बुला के कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कभी उनकी बात नहीं उठाई। इवन के जहां गुलाम नबी आज़ाद की भी स्टेटमेंट रही है कि मुझे लेजिस्लेचर पंचायतों को एम्पावर नहीं करने देते, कुछ लेजिस्लेचर जो है वो एतराज़। इवन के उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कुछ मरतबा जो है मैं दोबारा पाऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह आपने कहा कि मुलाकात आपकी अमित शाह साहब से 2 बार हुई है, लेकिन फिर भी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? सबसे महत्वपूर्ण, क्या उन्होंने इन चीज़ों का संज्ञान नहीं लिया? राजीव जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अनिल जी ने यहाँ 2 चीज़ें उठाई है। उन्होंने कहा कि जो 2 थ्योरीज को लेकर चला जाता है, एक टाउनशिप्स की बात की गई थी और एक कंपोजिट कल्चर को, जिसका शिकार, जिस सोच को एक शहादत मिली है। क्या करेंगे? देखिए, जो अनिल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। इसके भी 2 पहलू हैं। एक तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जम्मू कश्मीर में आज तक जिनका रूल रहा है, दोज हू हैव रूल्ड इट, जो भी कुर्सी पे चीफ मिनिस्टर की रहे हैं, उनकी मंशा क्या रही है। आप 53 से लेके 2000, जब तक उमर अब्दुल्ला जी थे, 2014 तक ले लीजिए, हमेशा जब कश्मीरी पंडितों की बात आई है तो एक सिंबॉलिक जेस्चर हुआ है। शेख अब्दुल्ला साहब ने तब कहा है कि ये 4th पिल, ये दे आर द वंस, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, दे आर द एजेंट्स ऑफ दिल्ली, दे आर द वंस हु रिपोर्ट टू दिल्ली। आप अगर अक्षय चिनार पढ़ेंगे तो उसने पूरा डिटेल लिखा है। उसके बाद आप जो भी दौर आए, वो शेख अब्दुल्ला 75 में आया, उसके बाद फिर से उनके फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उमर अब्दुल्ला साहब आए, महबूबा मुफ्ती आई, जो भी आए। आप देखिए, जब भी कश्मीरी पंडितों की बात आई है पिछले 50-60 साल में, हमेशा एक डिसीविंग नेचर, एक डिसीविंग एक कॉन्स्पिरेसी थी। दे ऑलवेज हैड ए कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी में बताता हूँ आपको क्या थी। कॉन्स्पिरेसी ये थी कि आप इनकी बात तो कीजिए लेकिन इनका काम नहीं कीजिए। बात आप सिंबॉलिक बोलिए कि ये है जी, हाँ जी, ये हुआ है जी, बड़े जी हमारे प्यारे हैं जी, ये है जी। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, दिस इज़ ए गैंग। व्हेन आई से दिस इज़ ए गैंग, आप कभी भी देखिए सेपरेटिस्ट्स और जिन्होंने कश्मीर को रूल किया है, आप कभी भी आप कोई प्रेस नोट निकालिए, न वो उनकी बरखिलाफी करेगा, न वो इनकी बरखिलाफी करेगा। दे ऑलवेज हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईच अदर। इन्होंने क्या किया, जब ये कुर्सी पे आए तो इन्होंने सॉफ्ट सेपरेटिज्म चलाया, जब ये कुर्सी के बाहर गए तो इन्होंने, वही डॉक्टर अब्दुल्ला जाके वहां बोल रहा है कि आज़ादी चाहिए हमको, वही डॉक्टर अब्दुल्ला जब यहाँ आता है तो वो इखवान के थ्रू ही हेल्प पीपल, इखवान ने फिर तो सफाई की वहां पे, वही फारूक अब्दुल्ला ने बनाया ना, राइट। जब वो बाहर हो गया तो उसने क्या बोला, नहीं वही हमको यहाँ पर जी आज़ादी के साथ चलना चाहिए। क्यों भैया, जब पावर के बाहर होगे तो तुम एंटी नेशनल हो जाओगे, जब पावर में आओगे तो तुम नेशनलिस्ट हो जाओगे। वही महबूबा मुफ्ती कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेती है, चीफ मिनिस्टर बनती है, फिर बोलती है तिरंगे को हाथ नहीं लगाने देंगे। अरे बाबा, आपके ही सरपंचों ने दिखा के कर दिया, उसने इस 15 अगस्त को तिरंगा सबों ने फैलाया कश्मीर में। पर तब भी तो आपकी सरकार थी, भाजपा उसके साथ थी। लेकिन मेरी बात सुनिए ना, जब देखिए आपने सही सवाल किया है। हमने जब सरकार बनाई हमने क्या बोला, 25 आपके हैं, 25 मेरे हैं, डेवलपमेंट इज द एजेंडा, ठीक है, नो परफेक्टली ये स्टेटमेंट आया भाजपा की तरफ से, हम जम्मू डेवलप करेंगे, आप कश्मीर, दोनों मिलकर डेवलप करेंगे। पॉलिटिक्स में आने का यही तो मतलब है, आपको लोगों की सेवा करनी है। लेकिन आप 1 आध साल में ऐसे हो गए, आपने तो अपने रुकी, मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर हो आप असेंबली में आके क्या बोलते हो,
पाकिस्तान से कब बात करें? अरे महबूब मुफ्ती जी, आपका क्या काम है पाकिस्तान से बात करने? आप सेक्रेटरीट में आके फाइलें कीजिए ना लोगों की। जब दिल्ली को यह पता लगा कि शी इज रनिंग एन एजेंडा, हमने तो प्लग निकाल दिया उसका। हमने बोला भैया हमको नहीं करना है इसके साथ। पर तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, पिछले 6 साल की अगर बात करें और खासकर पिछले 1 साल की अगर बात करें, जब नमो 2 की पारी सामने आई है, अगर हम नरेंद्र भाई मोदी की अगर बात करें तो लोगों ने फिर एक बार उनको दोबारा लाया, सत्ता में लाया। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें 5 अगस्त के बाद सिचुएशन चेंज हो गई थी, लेकिन जिस चीज़ का यहाँ पर जिक्र विनोद जी ने कहा कि मानसिकता सेक्रेटरीट के गलियारे में अभी भी उसी एक कोटरे को एड्रेस कर रही है, क्या कहिए? मेरी बात सुनिए, यही मैं आपसे बात कर रहा था। आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। 75 में जब शेख अब्दुल्ला जी वापस आए थे, जब वो एज ए CM लाए गए थे, तो ये आप एक किताब पढ़ लीजिए, एक सोनाली कुमार की किताब आई अनमास्किंग कश्मीर। जब सोनाली कुमार जी की ट्रांसफ़र होगी, वो रिक्वेस्ट लेके गई थी, तब उसको शेख अब्दुल्ला ने तब कहा, यार तुम लोग कब यहाँ आओगे? अगर तुमको मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तुम तो उन्हीं का काम करोगे। ये किताब में लिखा गया, हमारा काम कब करोगे? ये सोनाली कुमार जी अपने किताब में लिखती है, शेख अब्दुल्ला जी ने कहा है। वो मुझसे मिलने गई, आप पढ़ लीजिए, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। जब आपका चीफ मिनिस्टर ऐसा, तुम और इट इज अस वर्सेस देम, दे हैव क्रिएटेड दिस अस वर्सेस देम। अब आप सोचिए 75 से ये चलता आ रहा है। जो चीफ मिनिस्टर ने उस बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, अनिल जी ने एक स्टोरी की थी, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई है। जो स्टेनोग्राफर लगा है, जिसको एक चीफ मिनिस्टर बोलता है आपको स्टेनोग्राफर, वो आज DC है। आप देखिए ना किस लेवल का। वो DC कहाँ काम करेगा मेरा? वो DC कहाँ आपको जो जेन्युइन डिमांड से मानेगा? वो तो अपने सरगनाओं की काम करेगा। वो तो इन्होंने एक भी स्टोरी अभी लेटेस्ट स्टोरी की थी, मैंने पढ़ी, वो 10वीं पास बंदा DC बना बैठा है, और देयर आर सो मेनी ऑफ देम स्टेनोग्राफर्स है। स्टेनोग्राफर DC बना है। आप समझिए, वो तब से चलते आ रहे हैं। उनके अभी रिटायरमेंट में भी 5-6 साल होंगे, वो कहाँ हमारे काम करेंगे? सो देयर वाज अ सिस्टम व्हिच वाज रॉटन, जिनको 5 अगस्त 2019 के बाद एक धक्का लगा है। अब तो उनको आहिस्ता, उनकी तो टाटा बाय बाय होने वाली है। तो वो जो फड़कता है ना दिया, जब वो जो फड़कता है ना, वो वाले उनका टाइम आ गया। पर आशा बहुत थी, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उन लोगों को एड्रेस करने की आवश्यकता है, अगर हम बात करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बीजेपी से, खासकर नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा है, और 5 अगस्त के बाद ये आशाएं बढ़ चुकी हैं। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले विनोद जी आपकी तरफ जाना चाहूँगा। 2 दिन पहले एक महत्वपूर्ण बयान जम्मू कश्मीर के फॉर्मर DGP साहब SP वैद साहब की तरफ से आता है कि पंजाब की तरफ से क्या कश्मीरी पंडितों को भी आर्म्स ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्या कहिए? देखिए, क्या वक्त आ गया है कि ज़रूरत है? देखिए, समय बहुत चीज़ों का आया है। जब मैं कई बार मोदी जी से मिला हूँ, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2-4 बार मिला हूँ, और मैंने उनको कहा, जब पहली बार मिला, जब मैंने सरदार पटेल चित्र दिया, तो मैंने कहा कि इस कमरे में मोदी जी मैं देखता हूँ कि सरदार पटेल जी आज भी हैं। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, 18 फरवरी 2013 पहली बार जब मुलाकात हुई। 1.5 घंटे हमने मुलाकात करी, काफ़ी चीज़ों पे चर्चाएं हुई, लेकिन उस दिन से लेके आज तक, चाहे अभी अनिल जी ने कहा या राजीव जी, जैसे सिक्योरिटी का मामला है, डेवलपमेंट का मामला है, कोई भी इशू है, या राजीव जी ने अभी जैसे कहा, मैं तो कहता हूँ ऐसे ब्यूरोक्रेट से 42 केस अफसरों में मुझे किसी से डर नहीं है। जो राजीव जी ने सही बात कही, केस अफसरों में 42 ऐसे ऑफिसर हैं कि जो बैकडोर एंट्री है, जो 10+2 है। एक सीनियरिटी लिस्ट इसको फिक्स कर रहा है। जो ऑफिसर काबिल, ईमानदार, नेशनलिस्ट, जो सीरियल नंबर 10 पे था, आज वो सीरियल नंबर 100 पे है। जो 100 पे था, वो सीरियल नंबर 2 पे है। मतलब ऐसा मेस क्रिएट किया गया सिक्योरिटी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा सेक्रेट कॉरिडोर, या न्यू दिल्ली में भी कई कॉरिडोरों में कुछ लोग बैठे हैं उल्लू की तरह, जो वॉच रख रहे हैं, कि कौन सी ऐसी चीज़ है। मैं मोदी जी को कहता हूँ, हाथ जोड़ के, अमित शाह जी को और अच्छे उन इंटेलिजेंस ऑफिसरों को, कि मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी अच्छे गृह, हमारा सौभाग्य है, उनको सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्योंकि जब पता नहीं इस जम्मू कश्मीर के पानी में या नेहरू गेस्ट हाउस में, यहाँ के सर्किट हाउसों में क्या प्रॉब्लम है, कि जब कोई यहाँ आ जाता है, वो कई लोग मैंने देखे
ब्यूरोक्रेसी में कि सेपरेटिज्म को, मुझे डर नहीं है किसी का, सेपरेटिज्म को अपने पेन से ग्रम अप करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट के अंदर। क्या इंटेलिजेंस एजेंसी को ये पता नहीं है? क्या न्यू दिल्ली को पता नहीं है? अगर 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 आज हमारे गवर्नर साहब या कोई भी साहब कल आते अच्छा काम करना चाहते तो यहाँ से दूसरी लॉबी खड़ी हो जाती है। तो रीज़न क्या है? अगर कश्मीरी पंडित, मैं आपको जैसे सिक्योरिटी थ्रेड की बात करें, एक इंडिविजुअल होता है, कोई कार्य करता होता है, लीडर होता है, सरपंच होता है। अभी मैं बता दूं एक एग्जाम्पल जो एक ओपन सीक्रेट है। 2016 में हाल जो पुलवामा है, मॉब ने अटैक किया जो पीएम पैकेट ट्रांजिट कॉलोनी है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली शायद गुलाम हसन भट्ट थे डीआईजी साउथ कश्मीर, तो उसने डिनाई किया अखबार में कि कोई हमला नहीं हुआ, ओपन सीक्रेट है ये। 2016 में उसी में मेरे ऊपर हमला हुआ, पथराव किया गया 3:15 पे, ठीक है, कि अब कश्मीरी पढ़ दो, कश्मीर खाली करो, कि मैं खुद उस चीज़ का विक्टिम हूँ, सिक्योरिटी एस्पेक्ट छोड़ के भी मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो रात को ट्वीट किया गया जब उस टाइम गवर्नमेंट थी कि ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। 2014 में जब मैंने कौसरनाग यात्रा निकाली तो सलाउद्दीन, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट, जहाद काउंसिल, दख्तरानी मिलत, जितनी मिलते हैं इनकी इस्लामिक टेररिज्म की है, सारे मेरे खिलाफ हो गई है। क्या सरकार को पता नहीं कि इस व्यक्ति की सिक्योरिटी विड्रा करे? राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया, 3 बार 1 घंटा बयान चला। तो ये कुछ चीजें हैं। मेरा जो प्रश्न आपकी तरफ है, जो बयान फॉर्मर डीजीपी साहब का आया, क्या वक्त की वो दरकार है कि कश्मीरी पंडितों को भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए? तो देखिए, अगर मैं जैसे अनिल जी ने एक बात कही कि अगर सब पंचों को तो नहीं दे सकते, हाँ उनको सिक्योर्ड जोन में रख सकते, उसको आप गार्ड बढ़ा सकते, ये तो एक हो गया मसला। उसी जैसे वैद साहब ने ये बयान दिया, इस चीज़ को मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सच में, अगर वैद साहब ने दिए बयान को मैं एंडोर्स करता हूँ, और अगर मैं कश्मीर में काम करता हूँ, मेरा जैसा कोई भी बंदा या हमारे पंच भाई हैं या कोई एक्टिविस्ट है, आप उसको फ्री वेपन दीजिए। क्यों? अगर आपको वॉलंटियरली आपको लगता है या बोलता है कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, अगर आपको सुरक्षा उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते, आपके पास नफरी नहीं है। क्योंकि एक डीआईजी साहब भी पता नहीं किस ज़माने में रिटायर, अभी मैं देख रहा था एक ऑर्डर परसों, उसके पास 20 लोग थे, वो भी श्रीनगर गुफ्कार में रहता, 20 लोग उसके पास सिक्योरिटी थे। खैर छोड़िए इस चीज़ को। अगर कोई जो वैद साहब का जो एज वो पुलिस एक्सपर्ट है, अगर उनका बयान आया है कि अगर वो सच में उनके पास नफरी की कमी है, तो उन लोगों को, इन पंचों को हथियार दीजिए। जो वॉलंटियरली अगर कोई पंच कहता, अगर अनिल जी कहते मुझे हथियार दीजिए, मुझे लग रहा है 2 मिनट सरकार को नहीं देने चाहिए, लो साहब। लेकिन उल्टा इसको क्या कहें, आपके पिताजी का नाम क्या था, आप एक्टिविज्म में कैसे आ गए, फिर सो कॉल्ड बीजी बनाया जाएगा, जीबी क्या कहते हैं उसको, तो वे उसी चक्रों में विनोद जी समय की सीमा। अनिल जी, जो बयान आया है कितना महत्वपूर्ण बयान है, और उसमें यह भी जिक्र किया गया कि अगर ज़रूरत हो तो वीडीसीज का गठन भी कश्मीर में किया जाए। देखिए, जब कुलदीप हुड्डा जी आईजी जम्मू हुआ करते थे तो मैसेकर्स काफ़ी बढ़ने लगे जो, और पहले बरशाला हुआ और लास्ट का कुल्हांड हुआ था, ठीक है। वहाँ उस पीरियड से वो मैसेकर्स हुए, कम से कम 200-300 के करीब माइनॉरिटीज़, हिंदूज जो जहाँ कहीं पे भी थे, कश्तवार और डोडा के पेरिफेरल एरियाज़ में, उनमें मैसेकर्स हो गए थे, काफ़ी लोग मारे गए थे। मैंने भी कम से कम उनमें से 10 के करीब, 10-12 के करीब, मतलब डायरेक्टली वहाँ जाके उनको कवर किया। इट वाज वर्चुअल। जब हुड्डा साहब एज आईजी जम्मू आए तो उस पीरियड में भी ये क्वेश्चन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि वेदर वी शुड आर्म सिविलियंस और नॉट। तो आपके पास जो स्केलेटल पॉपुलेशंस थी उस टाइम, समझे कि आपके पास 1 लाख हिंदूज़ की पॉपुलेशंस जो आपके रामबन में, वो आपके गूल के इलाके, कश्तवार, देन डोडा, अप टू इवन कुठवा के पेरिफेरल एरियाज़ में ये जो थी पॉपुलेशन स्प्रेड थी। तो उस पीरियड में उस पीरियड में बोला गया था, बड़ा डिस्कशन हुआ था कि हमने क्या आर्म करना है सिविलियंस को कि नहीं हुआ। बड़ा डिस्कशन होने के बाद में रोड मैप बनाया हुड्डा साहब ने, और जिसको बाद में नाम पड़ा था वीडीसीज, और उसी में एक एसपीओ का भी कॉन्सेप्ट आया था। एसपीओ एक सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए था, वीडीसी वाज टू डिफेंड इट्स ओन विलेज। तो जब मॉडल्स आते हैं, जब चर्चाएं होती है और एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट उसको पब्लिक डोमेन में करता है कि भाई साहब यू आर्म, कल आपने डोडा में, किश्तवाड़ में आर्म किया, सिविलियंस को वीडीसीज बनाए, आज कश्मीर में कर सकते हो। ये एक मैटर ऑफ डिबेट है एंड गवर्नमेंट कैन टेक ए कॉल।
देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट कि नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको वो पॉपुलेशन भी है जो आपको लगता है कि कहीं पे थ्रेटन्ड है, गुजर की पॉपुलेशन है, कहीं पहाड़ी पॉपुलेशन थ्रेटन्ड है, कहीं कोई और पॉपुलेशन थ्रेटन्ड है, और कभी कहीं कहीं पे कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन थ्रेटन्ड है, तो गवर्नमेंट कैन टेक ए कॉल और वो उसमें VDCs भी कर सकती है एंड दे कैन आर्म आल्सो। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब दैट इज़ द गवर्नमेंट जो अपने एक सिक्योरिटी मैप के तरीके से गवर्नमेंट को इस इंसिडेंट के बाद में डेफिनेटली उनको एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट कश्मीर में रखना पड़ेगा माइनॉरिटीज़ के लिए और अपने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, या इवन इंडियन एसेट्स में बोल सकता हूँ। तो अगर आप अपने इंडियंस को नहीं प्रोटेक्ट करने पाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे का, आप दूसरे वालों को कैसे अपनी तरफ से लेके आएंगे? क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज होता, इट कुड हैव चेंज द नैरेटिव, इट कुड हैव गिवन अस टाइट स्लैप पाकिस्तान और टेररिस्ट। अगर वहाँ के लोग, बिल्कुल लुकबौन के लोग उसी टाइम उठ के पब्लिक रैली निकालते और डिनाउंस करते, रेजिस्टेंस फोर्स के खिलाफ रैली निकालते, और कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी से लेके पब्लिक लोग सड़कों पे आ जाते इस कत्ल के लिए, और दे शुड हैव बैटेड स्ट्रांगली फॉर अजय पंडिता, लेट एंटायर कश्मीर। ये नहीं हो सकता कि नहीं, एक नहीं इन्वॉल्व है, दो नहीं इन्वॉल्व है, ये टेररिस्ट ने किया, टेररिस्ट ने किया, ये नहीं होता। मैसेज अगर आपने देखना है कि ये अजय पंडिता जी ही वाज सर्विंग लोकल्स, तो लोकल्स हैव टू कम एंड डिफेंड हिम, और वो टेररिस्ट के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना पड़ेगा उनको, तभी वो बन सकती है कि यू आर ट्रूली बिलीव इन सेक्युलरिज्म। अनिल जी समय से अनिल जी मैं बिल्कुल संक्षेप में आपकी तरफ आना चाहूँगा, बिल्कुल ब्रीफली। अभी भी कई कश्मीरी पंडित सरपंच वहाँ काम कर रहे हैं कश्मीर में, क्या सुरक्षा की दरकार होनी चाहिए और सरकार को एक कॉल लेनी चाहिए? देखिए बिल्कुल सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा जो है वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से जो इनपुट जो हैं वो होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाने चाहिए। और मैं लास्ट में आपने मुझे पूछा था कि सुरक्षा अगर हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, सुरक्षा क्यों नहीं मिली? उसका जवाब ये है कि कुछ जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ऐसी बैठी हुई है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो IPS ऑफिसर हो, वो सही ज़मीनी हालात जो हैं वो ऊपर बताना ही नहीं चाहते। वो कहने असल में मुद्दा ये है कि कुछ लोग मैं कहता हूँ सारे नहीं, कुछ लोग कश्मीर के माहौल को ठीक करना ही नहीं चाहते। उनका धंधा, उनका बिजनेस इसी बेस पे चल रहा है, उनकी पॉलिटिक्स और उनका सिस्टम ही इसी बेस पे चल रहा है कि कश्मीर के हालात ऐसे ही बिगड़ते रहें, ख़राब होते रहें, तो हमारी जो नेतागिरी है वो चलती रहे। दूसरा मैं एक दो चीज़ें आपके साथ कहना चाहूँगा। देखिए मोहम्मद शेख अब्दुल्ला साहब ने एक आवाज़ दी थी कि सरदारी अवाम का हक है, ये उनका नारा था, सरदारी अवाम का हक है। लेकिन अगर उन्हीं के ख़ानदान में हम लोग आगे देखें तो सरदारी किसी ने अवाम को दी नहीं। सरदारी सिर्फ उन तक रही, उनके बेटे तक आगे रही, फिर उनके पोते तक रही, अब आगे शायद उनके घर में चलेगी। ये सरदारी अवाम का हक है, ये उन्होंने जो नारा दिया था बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये ग्राउंड पे होना चाहिए था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितनी भी सरकारें जहाँ पे पुरानी रही हैं उन्होंने डिमाइंड करने की कोशिश की PRIs को, बिल्कुल डिमाइंड करने की कोशिश की। और मैं आपको कुछ पार्टियों की बात कहूँगा, उन्होंने पंच सरपंच के इलेक्शन हों तो उन्होंने बाइकाट करना है, लेकिन MLA MPs के इलेक्शन हों तो वो हिस्सा ले लेंगे। समय हमारे पास मैं दो बातें सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहूँगा इन शॉर्ट में, कि एक तो वो हो गया। दूसरा मैं इस वक्त जो है, जो सरकार जिन्होंने पंचायतों के लिए पंचों सरपंचों ने कुछ किया है, वो भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। बैक टू विलेज प्रोग्राम चलवाया, जहाँ इस वक्त की सरकार ने बैक टू विलेज प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, हम लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। उसके बाद जो है पिछले 70 साल में पंचों सरपंचों को कोई 14 FC का अमाउंट जो है वो आज तक नहीं मिला। लेकिन इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जो हम लोगों ने गुजारिश की थी होम मिनिस्टर साहब से, प्रधानमंत्री साहब से, कि हमें कुछ फंड जो है, जैसे CDF होता है, हमें पंचायत फंड दिए, उन्होंने 14 FC के माध्यम से हमें अमाउंट दिया, 15 FC के माध्यम से हमें अमाउंट दिया, और पहली मरतबा जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन करवाए, और DDO पावर्स भी सरपंचों मुद्दे से हट रहे हैं। हम यहाँ पंचों के लिए, सरपंचों के लिए या पंचायती राज के लिए क्या किया उस पर नहीं करें। राजीव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, जो कमियां सिस्टम में नज़र आ रही हैं, अगर कोई एक ग्रुप सेक्रेटरीट में कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है एक
स्पष्ट मानसिकता लेकर चलता है, क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि जो कमियां तंत्र की हैं हायर अप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह तक पहुंचाई जा सके, ताकि जो कमियां हैं, सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, क्या सुरक्षा मिल पाएगी? देखिए, जहाँ तक पंच सरपंचों की सुरक्षा का मामला है, 2018 में अगर आप देखेंगे तो 22,000 पंच और 3,500 सरपंच चुने गए। कॉरपोरेटर्स की बात करेंगे तो करीबन जो भी हमारे जो समुदाय वहाँ गया है, पंडित समुदाय, उसमें भी हमारे कोई 40-50 है, सबको मिला के पंच और कॉरपोरेट मिला के 40-50 है। तो एक्चुअली जब ये बात की जाती है ना कि बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, ये नहीं, कुछ चीज़ों को आप अगर ऐसे देखेंगे कि जो ये 40-50 गए हैं, इनको एकोमोडेशन तो सरकार ने दी है, ये अभी वहाँ रह रहे हैं, होटल्स में रह रहे हैं, दी है, उस होटल्स के बाहर भी सुरक्षा है। लेकिन हाँ, ये आपकी बात सही है कि एक प्रोसेस चल रहा है, वी आर नॉट डिनाइंग इट, वी आर, देयर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन। ये भी गलत है कि कुछ नहीं किया, और ये भी मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन, जिस प्रोसेस के तहत इनकी एक, जैसे इन्होंने कहा, सही कहा अनिल जी ने भी, कि हम नहीं चाहते हैं आप 30,000 को दे दो, 30,000 को नहीं देनी है, जो भी वनरेबल है, जो भी 100 है, 50 है, उनका तो, लेकिन चल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, शायद कहीं कोई फाइल रुकी हो, क्या हो, किसने रुकाई हो, कैसे रुकाई हो, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन एक प्रोसेस चल रहा है, हर किसी, इट इज़, ये गवर्नमेंट के संज्ञान में है कि हमको ये, बाकी जो आपने बोला, जो ब्यूरोक्रेट्स की बात बोली, मुझे लगता है जो नई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जो अभी आई है पिछली, आई थिंक अगर आप देखेंगे मोर और लेस दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। दिस इज, मतलब वो तो एक अलग सिस्टम, मतलब ही इज़ एन एलजी, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन फिर भी आई एम टेलिंग यू, अगर आप उसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जो भी डोमिसाइल लॉज आए, जो भी यहाँ पर आए, जो ये बता रहे हैं बीडीसी इलेक्शंस हो गए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंड, लेकिन हुई अंडर एलजी, दिस वाज डन अंडर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, सो वी, हमको कहीं ना कहीं उसका भी वी हैव टू अप्रिशिएट दैट एज वेल। देखिए, ये इसको WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। आप इसको एक्सपेक्ट करेंगे ये रातों रात होगा, नो, देयर इज सम थिंग्स जो गवर्नमेंट के, इससे आपके माध्यम से भी कुछ चीज़ें बाहर आती है, उसका गवर्नमेंट संज्ञान लेती है, और हम भी फीडबैक देते रहते हैं, और आई एम श्योर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे एक जो भी सिक्योरिटी के तहत पंच सरपंचों की और कॉर्पोरेटर्स की है, कुछ ना कुछ हो पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो पहलुओं की बात यहाँ पर अनिल भट्ट जी ने की है, लेकिन टाउनशिप और उसके साथ साथ कंपोजिट कल्चर को रिवाइव करने की बात, वहाँ निश्चित तौर पर एक धक्का ज़रूर लगा होगा। और क्या आने वाले समय में कश्मीरी पंडित समुदाय, जो चाहे सरपंच या पंच की भूमिका कश्मीर में निभा पा रहा है, क्या उनको मूलभूत सुविधाएं या सुरक्षा की अगर बात करें, क्योंकि फील्ड में जाना है, लोगों से मिलना है, क्या उनको वो सुविधाएं या फिर सुरक्षा मिल पाएगी? और जो कश्मीरी पंडित वहाँ प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर टाउनशिप बनी है, वहाँ पर कितनी सुरक्षा, क्या एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की दिशा में क्या प्रयास आने वाले समय में बेहतर साबित होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक झटका, खासकर शहादत के बाद, अजय बंटा जी के बाद की डेथ के बाद सामने आया है, उसको एक बार फिर केंद्र की तरफ से उस कॉन्फिडेंस को बहाल करने की आवश्यकता है, तब जाकर कश्मीर में जो नेशनलिज्म ताकतें हैं वो अपना सर एक बार फिर उठा पाएंगी। अनिल शर्मा जी, राजीव पंडिता जी, विनोद पंडित जी और अनिल भट्ट जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।